हेलो दोस्तों, मैं आप सबका स्वागत करता हूँ आप सबके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग गुरु पर। तो कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आज का जो टॉपिक है हमारा वो बड़ा ही इंपॉर्टेंस है। बहुत सारे लोगों को शेयर्स, अंश यानी ऋण पत्र और डिबेंचर क्या होता है ये समझ में नहीं आता। तो आज की इस डिफरेंस बिटवीन से हम समझेंगे कि अंश क्या होता है और ऋण पत्र क्या होता है। अगर एक स्टूडेंट हो तो आपके लिए ज़रूरी है, लेकिन अगर आप एक कॉमन पर्सन भी हो तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि ऋण पत्र क्या होता है और अंश क्या होता है, शेयर्स क्या होते हैं। बहुत ज़्यादा जानना चाहिए आपको। रीज़न ये है कि कॉमनली वर्ड यूज़ होने वाले वर्ड है। बच्चों के लिए तो पेपर में आता ही है, डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 5 या 8 मार्क के लिए आएगा ही आएगा कि अंश और ऋण पत्र के बीच का फर्क क्या है। लेकिन अगर एक आम आदमी हो आप तो ये जानना जरूरी है कि क्या है ये डिबेंचर, ऋण पत्र और अंश यानी शेयर्स। तो चलिए आज मैं आपको इस डिफरेंस बिटवीन के हिसाब से ही आपको समझा दूंगा कि अंश और ऋण पत्र क्या होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते इस बात को। तो जैसे कि अभी हम एक अंतर समझेंगे और इससे समझेंगे कि अंश और ऋण पत्र क्या चीज होती है। तो अगर अंश के अर्थ की बात करते हैं तो जो कंपनी होती है, कंपनियों की कुल अंश पूंजी, जितना पैसा कंपनियों के पास होता है उसका एक सबसे छोटा हिस्सा क्या कहलाता है? अंश कहलाता है। मतलब कंपनी की कुल अंश पूंजी की सबसे छोटी इकाई यानी क्या होता है? अंश होता है। कंपनी के पास बहुत सारा पैसा होता है, उसका छोटी इकाई क्या कहलाती है? अंश कहलाती है, जिसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है? शेयर्स कहा जाता है। और ऋण पत्र को क्या कहा जाता है? डिबेंचर्स कहा जाता है। ये याद रखिएगा। अंश पूंजी का एक छोटी सी इकाई क्या कहलाती है? आपकी अंश कहलाती है। और स्वामित्व की प्रतिभूति कहते हैं। अंश को क्या कहा जाता है? स्वामित्व की प्रतिभूति। ये बात याद रखना, स्वामित्व की क्या कहा जाता है? इसको प्रतिभूति कहा जाता है। अगर बात करते हैं किसके बारे में? ऋण पत्र के बारे में। तो यह ऋण के प्रमाण का प्रलेख होता है। इसे क्या कहा जाता है? प्रमाण पत्र होता है। मतलब ऋण के प्रमाण का प्रलेख अर्थात प्रमाण पत्र होता है। ऋण जो होता है आपका उसे उधार प्रतिभूति कहते हैं। ऋण या उधार प्रतिभूति कहते हैं। जैसे क्या होता है, कंपनी किसी से ऋण लेती है और बदले में उसको एक पत्र देती है, उसे क्या कहा जाता है? ऋण पत्र कहा जाता है। जैसे मैं एक कंपनी हूं, आपने मुझे पैसे दिए हो तो आपको इस बात का सबूत तो होना चाहिए। तो मैं आपको क्या दूंगा? आप मुझे पैसे देना, मैं बदले में आपको एक लेटर लिख के दूंगा, प्रलेख बना के दूंगा, एक प्रमाण पत्र दूंगा, उसे क्या कहा जाता है? ऋण पत्र कहा जाता है। और अंश पूंजी कंपनी की मालकियत जिसकी होती है, जो मेरे पास जो पैसा है उसका एक छोटा सा हिस्सा क्या कहलाता है? अंश। तो अंश हमारी स्वामित्व प्रतिभूति है और ऋण हमारी कौन सी प्रतिभूति है? ऋण प्रतिभूति है। ये बात याद रखिए आप। अब कोई इंसान अगर अंश खरीदता है तो उसका दर्जा क्या होगा, और कोई ऋण पत्र खरीदेगा उसका दर्जा क्या होगा? तो जो व्यक्ति कंपनी के अंश खरीदता है उसे क्या कहा जाता है? अंशधारक कहा जाता है। और वो कंपनी का क्या होता है? स्वामी होता है, मालिक माना जाता है, जो कंपनी के अंश को खरीदता है। अगर बात करते हैं ऋण धारक, अगर कोई ऋण पूंजी खरीदता है तो कंपनी ऋण लेती है उधार होने के कारण। जो खरीदता है ऋण, मतलब ऋण पत्र जिसने खरीदा उसको तो पहले क्या कहा जाता है? ऋण पत्र धारक कहा जाता है। और एक कंपनी का कौन होता है? लेनदार होता है। लेनदार होता है मतलब कंपनी से लेने वाला इंसान होता है। जैसे अगर आपने मुझे 10,000 रुपए के ऋण पत्र मेरे कंपनी से लिए हो तो क्या आप मुझे पैसा वापस नहीं मांगोगे ना? तब मुझसे पैसा मांगने वाले, इसलिए आप मेरे कौन हो? लेनदार हो। तो ये चीज होती है कि जो अंशधारक होता है, अंश खरीदने वाला व्यक्ति अंशधारक होता है, वो कंपनी का क्या होता है? स्वामी होता है। और ऋण पत्र खरीदने वाला, ऋण पत्र धारक, कंपनी का क्या होता है? लेनदार होता है। ये चीज आ गई। अगर इसकी प्रकृति की बात करें तो जो अंशों का पैसा है वो स्थायी नेचर का होता है। जब कंपनी का जीवन काल, मतलब कंपनी खत्म हो जाती है तभी इसका पुनर्भुगतान किया जाता है। तो जब तक कंपनी खत्म नहीं होंगी अंशों का भुगतान नहीं किया जाता। ठीक है, अंशों का क्रय विक्रय किया जा सकता है लेकिन भुगतान नहीं किया जा सकता। तो ये अंश से जो पैसा मिलता है वो स्थायी पूंजी होती है, कंपनी के पास हमेशा बनी रहती है। और इसका भुगतान तभी किया जाता है जब कंपनी क्या होती है? समाप्त हो जाती है। कंपनी के जीवन काल में इसका भुगतान नहीं किया जाता। लेकिन ऋण पत्र की बात करें तो ये अस्थायी पूंजी होती है। कंपनी को इसका भुगतान करना पड़ता है। एक निश्चित समय के बाद, एक निश्चित अवधि के बाद ऋण पत्रों का भुगतान करना पड़ता है। और निश्चित अवधि 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 6 साल कुछ भी हो सकती है। लेकिन एक निश्चित अवधि के बाद क्या करना पड़ता है? ऋण पत्रों का भुगतान करना पड़ता है। ये इनका स्वरूप हो गया। बात करते हैं मताधिकार की। तो जैसे कंपनी में वोटिंग वगैरह होती है तो अधिकार किसको है? तो
अंशधारक ही कंपनी के स्वामी होते हैं। अंशधारक कंपनी के कौन होते हैं? स्वामी होते हैं। इनको मतदान का क्या होता है? पूरा पूरा अधिकार होता है। कंपनी के प्रबंध में क्या ले सकते हैं? हिस्सा ले सकते हैं। कंपनी का मैनेजमेंट कराने में अपना हिस्सेदारी दिखा सकते हैं। इसलिए अगर आपने किसी कंपनी के अंश भी खरीदे होंगे तो आपको एक मीटिंग का मैसेज आ जाता होगा। तो ये चीज़ देखने को मिलती है कि जो अंशधारक होते हैं उनको मतदान का अधिकार होता है, लेकिन ऋण पत्र धारक कंपनी के तो लेनदार होते हैं। लेनदार होते मतलब कंपनी से पैसा लेने वाले लोग होते हैं, कंपनी के मालिक नहीं होते, इसलिए इनको मतदान करने का कोई अधिकार नहीं होता। ना ही ये लोग प्रबंध में क्या ले सकते हैं? हिस्सा ले सकते हैं। मतलब कंपनी में हिस्सा भी नहीं ले सकते। कंपनी को चलाने में ये कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रखते। एक निश्चित अवधि हो जाती तो इनको पैसा दे दिया जाता है। तो ये इन्हें मताधिकार का अधिकार होता है, इन लोगों को नहीं होता। निवेश पर प्रतिफल की बात करते हैं तो अगर मैंने कंपनी के अंश खरीदा तो मुझे क्या फायदा होगा, और अगर मैंने कंपनी से ऋण पत्र खरीदा हो तो मुझे क्या फायदा होगा। तो जैसे कि जो ऋण पत्र धारक होता है उन्हें क्या मिलता है? लाभांश का भुगतान किया जाता है, और जो समतांश होते हैं उनमें उनके भाव में क्या होता है? घटते बढ़ते रहते हैं। और पूर्वाधिकार अंश में स्थायी और निश्चित दर से क्या दिया जाता है? लाभांश दिया जाता है, प्राप्त कर सकते हैं। तो ये बात याद रखिए कि अंशों पर क्या प्राप्त होता है? लाभांश मिलता है। और ऋण पत्रों पर क्या मिलता है? तो ऋण पत्रों पर ब्याज मिलता है। पेपर में बहुत बार क्वेश्चन आया है कि निवेश पर प्रतिफल से कि अंशधारकों को क्या दिया जाता है? लाभांश दिया जाता है, और ऋण पत्र धारक को क्या दिया जाता है? ब्याज दिया जाता है। इन्हें कंपनी के लाभ नहीं होने पर भी इन्हें ब्याज का भुगतान किया जाता है। ये बात याद रखिए। अगर आपने कंपनी के ऋण पत्र आपके पास है तो कंपनी को फायदा हो या नुकसान हो आपको ब्याज देना ही पड़ेगा। लेकिन अंशों के केस में ऐसा नहीं होता। अंशों में क्या होता है कि अगर कंपनी को नुकसान हो गया तो अंशधारक को लाभांश का भुगतान नहीं किया जाता। लाभांश का भुगतान तभी किया जाता है कंपनी को जब क्या होता है? लाभ होता है। तो निवेश पर प्रतिफल में अंशधारकों को क्या दिया जाता है? लाभांश दिया जाता है। और लाभांश कब दिया जाएगा? जब कंपनी को लाभ होगा। और दूसरी बात, ऋण पत्रों पर क्या दिया जाता है? ब्याज दिया जाता है। कंपनी को फायदा हो या नुकसान हो, दोनों ही शर्तों में कंपनी को क्या देना पड़ेगा? ब्याज का भुगतान करना पड़ेगा। सुरक्षितता की बात करते हैं तो अंश पूंजी असुरक्षित पूंजी होती है। असुरक्षित पूंजी होती है क्योंकि अंशधारक को पूंजी की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं दी जाती। मतलब अगर मैंने किसी कंपनी में पैसा लगाया तो कंपनी किसी बात की गारंटी नहीं लेता कि आपका पैसा सेफ रहेगा, कि कम होगा, मतलब नुकसान होगा, इस बात की गारंटी नहीं उठाता। फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं किसकी? ऋण पूंजी की बात करते हैं तो ये उधार पूंजी होने के कारण संपत्तियों पर गिरवी रखी जाती है। इसमें सुरक्षा की क्या दी जाती है? गारंटी दी जाती है। मतलब मैंने अगर किसी कंपनी से या फिर आपने मेरे कंपनी से ऋण पत्र खरीदे हो तो जो एक ऋण पत्र होगा उसमें मैं आपको एक आधी संपत्ति गिरवी रख कर दूंगा। गिरवी रख के दूंगा का मतलब क्या है कि अगर आपको मैं पेमेंट नहीं कर पाया तो आप क्या कर सकते हो? उस संपत्ति को कब्जा कर सकते हो। जैसे मान के चलो आपने मुझे 1 करोड़ रुपए दिए मेरे कंपनी में और ऋण पत्र खरीद के गए, तो मैं आपके नाम पर एक आधी बिल्डिंग कर दिया कि अगर मैंने आपके ऋण का पैसा नहीं चुकाया तो आप क्या कर देना? उस बिल्डिंग के ऊपर आपका अधिकार हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अंश में सुरक्षा नहीं होती लेकिन ऋण पत्रों में सुरक्षा होती है, या सुरक्षा की गारंटी नहीं होती लेकिन यह सुरक्षा की गारंटी होती है। तो ये इसका डिफरेंस बिटवीन हो गया। आगे भी इसके कुछ मुद्दे हमने रखे हैं। निर्गमन का समय, तो अंशों का निर्गमन जो होता है, अंशों का जो निर्गमन होता है वो कंपनी के बनने के समय होता है। कंपनी प्रारंभ के अवस्था में अंशों का क्या किया जाता है? निर्गमन किया जाता है। और जो ऋण पत्र होता है उनका निर्गमन कंपनी के स्थापना के पश्चात किया जाता है। कब किया जाता है? कंपनी के स्थापना के पश्चात किया जाता है। जब कंपनी के पास जमानत के रूप में क्या होती है? संपत्तियां होती है, तभी कंपनियां क्या करती है? अंशों का निर्गमन करती है। तो कंपनी की प्रारंभिक अवस्था में क्या किया जाता है? अंशों का निर्गमन किया जाता है। लेकिन कंपनी स्थापना के बाद जब कंपनी के पास जमानत के रूप में क्या है? संपत्तियां है, तभी वो ऋण पत्रों का क्या करती है? निर्गमन करती है। अगला जो बात है वो हमारे पास क्या है? अगला डिफरेंस क्या है? प्रकार। तो अंशों को 2 प्रकारों में बांटा गया है। एक होता है समतांश और एक होता है पूर्वाधिकार अंश। एक कौन सा होता है? समतांश, और दूसरा क्या होता है? पूर्वाधिकार अंश होता है। और इनके बारे में हम डिटेली बात हम आगे वाले वीडियोस में करने वाले हैं। बस आप अभी डिफरेंस बिटवीन में याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं ऋण पत्रों के प्रकारों के बारे में, तो एक होते हैं सुरक्षित, जिसमें संपत्तियां गिरवी रखी जाती है वो सुरक्षित, और जिन पर नहीं रखी जाती वो असुरक्षित। तो 2 तरीके के ऋण पत्र हो गए, सुरक्षित
असुरक्षित। एक होते हैं पंजीकृत ऋण पत्र, एक होता है वाहक ऋण पत्र, एक होता है शोध्य और एक होता है अशोध्य ऋण पत्र, और एक परिवर्तनीय और अपरिवर्तनीय ऋण पत्र। यह भी मुद्दा हम आगे उठाने वाले हैं, मतलब इसके ऊपर भी हम आगे वीडियो बनाने वाले हैं कि ऋण पत्रों के प्रकार क्या है। उस समय हम आपको इसके बारे में डिटेल बताएंगे। फिलहाल अभी ये प्रकार है, तो प्रकार में याद रखेंगे आप, अंशों के दो प्रकार होते हैं, एक समतांश और एक पूर्वाधिकार अंश। ऋण पत्र के अलग अलग प्रकार होते हैं, जिससे एक सुरक्षित, असुरक्षित, पंजीकृत, वाहक, अशोध्य, शोध्य, अशोध्य ऋण पत्र, परिवर्तनीय और अपरिवर्तनीय ऋण पत्र। इस तरीके से इसके क्या होते हैं, प्रकार होते हैं। समापन की स्थिति, तो अगर कंपनी का समापन होता है तो अंशधारकों को सबसे लास्ट में रखा जाता है, अंतिम श्रेणी में रखा जाता है। मतलब अगर कंपनी बंद हो रही है तो जो सबसे लास्ट में पेमेंट होगा वो किसका होगा, अंशधारकों का होगा। लेकिन ऋण पत्रधारी कंपनी के लेनदार होते हैं, इसलिए कंपनी के समापन की स्थिति में अंशधारकों से पहले, ठीक है, उनको पहले शोधन किया जाता है। मतलब कंपनी का अगर समापन हुआ तो सबसे पहला पेमेंट जो किया जाता है वो किसको किया जाता है, ऋण पत्रधारकों को किया जाता है, क्योंकि ये कंपनी के लेनदार होते हैं। लेकिन अंशधारक कंपनी के स्वामी होते हैं, मालिक होते हैं, ऑनर होते हैं, इसलिए इनको सबसे लास्ट में पैसा दिया जाता है। इनका पेमेंट अंतिम श्रेणी के दावेदारों में किया जाता है। बात करते हैं सुविधाजनक या उपयोगिता, तो जो होते हैं अंश होते हैं वो दीर्घकालीन वित्त के लिए सुविधाजनक होते हैं, क्योंकि कंपनी को अपने जीवन काल में अंशों का पैसा वापस नहीं करना, तो ये कंपनी के लिए दीर्घकालीन वित्त जुटाने में अंश क्या होते हैं, सहायक होते हैं। और बात करते हैं ऋण की, तो ये मध्यकालीन होते हैं, मतलब 1 साल से ज्यादा टाइम पीरियड के लिए हमारे पास ऋण पत्र रह सकते हैं, कुछ समय के लिए रह सकते हैं। कंपनी के जीवन काल के अंदर ही ऋण पत्रों का भुगतान करना जरूरी होता है। तो यहां से हम ये ऐसा बोल सकते हैं कि अंश से हमें दीर्घकालीन वित्त की प्राप्त होती है और ऋण पत्र से हमें मध्यकालीन वित्त की क्या होती है, प्राप्ति होती है। तो ये हो गया हमारा क्या, अंश और ऋण पत्र के बीच का डिफरेंस बिटवीन। उम्मीद करता हूं इससे आपको अंश क्या होते हैं, अंश ऋण पत्र क्या होते हैं, ये भी समझ में आ गया होगा और इनके बीच का डिफरेंस बिटवीन भी समझ में आ गया होगा। पेपर में अगर आप एक क्वेश्चन आता है तो डेफिनेटली आप अच्छा खासा स्कोर कर पाओगे। इस उम्मीद के साथ इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों, बाय बाय।